सोनाली की नई नई शादी हुई थी। अपने ससुराल में बहुत ही वो खुश थी। सोनाली के ससुराल में उसकी सास कांता, ननद रुचि और उसका पति साहिल और ससुर सभी हंसी खुशी रहा करते थे। लेकिन इन सब के साथ साथ उसके ससुराल में 2 बच्चे और रहते और वो थे उसकी कंवारी ननद रुचि के, जिन्हें उसने गोद लिया था। मामी मामी हमारे लिए खाने में पास्ता बना दो। हाँ मामी, पता है मम्मी तो हमें ये सब खाने को भी नहीं देती थी। कोई बात नहीं, अब मामी आ गई है ना, वो आप दोनों को आपकी पसंद का खाना खिलाया करेंगी। लेकिन ये सब हर रोज नहीं, कभी कभी, क्योंकि ये सब जरूरत से ज्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है मामी। मामी जब तक आप काम कर रही हो आपका फोन देख ले। फोन? अच्छा ठीक है, ये लो, बस गिरा ना मत। हमारी बहू ने आते ही अपने ससुराल को तो संभाला ही था, साथ ही इन 2 शैतान बच्चों को भी संभाल लिया। हाँ माँ, जो भी हो, लेकिन भाभी ने ना बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल लिया। मैं तो इन बच्चों को संभालते संभालते ना परेशानी हो गई थी। तो इस बात का क्या मतलब है बे? मेरी बीवी तेरे बच्चों को संभालेगी? नहीं नहीं भैया, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अब शुरू में तो सोनाली दिन रात चीकू और मिंटू के साथ रहा करती थी। उन्हें खूब खिलाती पिलाती, उनके साथ खेलती। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा शरारती हैं और बदतमीज भी हैं। एक दिन की बात है, सोनाली दोनों को दूध लाकर देती है। बच्चों चलो फोन रखो, ये लो दूध पी लो और फिर जल्दी से सो जाओ। नहीं नहीं, हमको दूध नहीं पीना, दूध गंदा होता है। हाँ, हमें दूध पसंद नहीं है। लेकिन पीना तो पड़ेगा ना। चलो ये फोन मुझे दे दो और सारा दूध खत्म करो। नहीं मामी, हम नहीं पियेंगे। बेटा जिद नहीं करते, चलो अब। सोनाली उन दोनों को दूध का ग्लास देती है और उनसे फोन ले लेती है। लेकिन वो दोनों दूध का ग्लास गिरा देते हैं और रोते हुए रुचि के पास भाग जाते हैं। मामी गंदे गंदे मामी। मम्मी, मामी ने हमें मारा, हमें थप्पड़ मारा। अरे मैंने कहाँ मारा है तुम्हें? मैं तो तुम दोनों को दूध पीने के लिए बोल रही हूँ और तुम दोनों ने ये सारा दूध गिरा भी दिया है। भाभी रहने दो, ये ना ऐसे ही करता है, इन्हें मैं ही संभाल लेती हूँ। क्या हुआ मेरे बच्चों, मामी ने आपको मारा? मामी गंदी है ना बेटा, तो उनके पास मत जाना अब से, ठीक है? मेरे पास ही रहना। लेकिन रुचि, तुम इन्हें समझाने की बजाय इनकी गलती पे इनका साथ क्यों दे रही हो? अरे भाभी बच्चे हैं, समझ जाएंगे। बुरा मत मानना, लेकिन ऐसे ये समझेंगे नहीं, बिगड़ेंगे। क्या हो गया? दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? अरे माँ, बच्चे भी ना अपनी जिद पे बैठे हुए हैं। भाभी ने इनको दूध दिया था, वो इनसे पिया नहीं गया और सारा दूध का गिलास गिरा दिया, बस इसलिए रो रहे हैं। सोनाली बहू, तू इनसे प्यार से बात किया कर। देख वो बच्चे हैं और बच्चों से प्यार से ही बात करनी चाहिए, वरना वो डर जाएंगे और आगे भविष्य में वो हर चीज करने से पहले डरा करेंगे। जी माँ जी, लगता है ये सारा परिवार एक जैसा है। क्या करना चाहिए और ये क्या कर रहे हैं? अब तो हद हो गई है। खैर सभी सोने चले जाते हैं और अगली सुबह दोनों बच्चे फिर से सोनाली के कमरे में आते हैं। सोनाली भी प्यार से बात करती है, वो बच्चों से भला कैसे नाराज रह सकती है। अरे आ गए मेरे प्यारे बच्चे। मामी मामी, हमें टीवी देखना है आपके कमरे में। मेरे कमरे में? ठीक है, मैं टीवी चला देती हूँ, तुम दोनों टीवी देखो। मैं तब तक जाके रसोई में तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ, लेकिन तुम शरारत मत करना। ठीक है मामी। ये कहकर सोनाली चली जाती है रसोई की तरफ। वो वहाँ पर खाना वाना बनाकर सारा घर के काम करके अपने कमरे में आ जाती है। वो देखती है कि सारा कमरा बिखरा पड़ा है। बेड से बेडशीट हटाकर फर्श पर पड़ी है। उसके मेकअप का सारा सामान यहाँ वहाँ पड़ा है और लिपस्टिक जो है वो टूटी हुई फर्श पर पड़ी है। सारी दीवारों पर लिपस्टिक से कुछ कुछ बनाया हुआ है। बच्चों ये क्या किया तुम दोनों ने? मैंने कहा था ना शरारत मत करना। मामी मैंने नहीं किया, मिंटू ने किया है। नहीं मामी, चीकू ने किया। तू झूठा है। नहीं, तू झूठा है। तुम दोनों चुप करो और बाहर जाकर खेलो। अजीब बच्चे हैं, इन्हें तो जितना सर पे बिठाओ ना, ये उतनी ही शरारत करते हैं। पता नहीं इनकी माँ सारा दिन फोन पे ही लगी रहती है, क्या करती है? मेरा सारा मेकअप तोड़ दिया। अरे ये कमरे का क्या हाल बना रखा है? किसने किया है ये सब? आपके घर में 2 ही शैतान बच्चे हैं, वो ही कर सकते हैं। ये चीकू मिंटू ने किया है? तो कौन करेगा? दोनों को टीवी के सामने बिठा कर गई थी खाना लेने के लिए। जब कमरे में आई तो कमरे का इतना बुरा हाल हो चुका था। रुचि कहाँ थी? लगी होगी अपने फोन में। पता नहीं अपने बच्चे भी संभाले नहीं जाते हैं इससे। तुम चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ रुचि से। नहीं नहीं, रहने देना, बेवजह घर में लड़ाई होगी, क्या ही फायदा। बच्चे ऐसे ही हैं और बच्चे तो शरारत करते ही हैं। मैं ही कभी कभी ज्यादा रिएक्ट कर देती हूँ।
लेकिन लेकिन कुछ नहीं, जैसा कहा है वैसा मानो। साहिल सोनाली की बात मान लेता है और रुचि से इस बारे में कोई बात नहीं करता। तो वहीं रुचि भी अब सोनाली के आ जाने से बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा लापरवाह हो रही थी। उसने पूरी तरह से बच्चों को सोनाली के भरोसे छोड़ा हुआ था। ऐसे एक दिन सोनाली पूरे घर में पोछा लगा रही थी और बच्चे खेल रहे थे। बच्चों चलो जाकर मम्मी के पास बैठो, मैं पोछा लगा देती हूँ। मम्मी नहीं पोछा नहीं लगाना। अरे मेरे प्यारे बेटे, पोछा तो लगाना ही पड़ेगा ना। अगर पोछा नहीं लगाऊंगी तो घर साफ कैसे होगा, और साफ नहीं होगा तो आप दोनों फर्श पे खेलोगे कैसे। मम्मी पानी पीना है। अच्छा पानी पीना है, ठीक है रुको, मैं हाथ धोकर तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी लेने के लिए जाती है। अब दोनों बच्चे गंदे पानी की सारी बाल्टी फर्श पर गिरा देते हैं। सारा गंदा पानी घर में फैल जाता है। उस पानी से वो दोनों फर्श पर लेट कर भीग जाते हैं और मजे करते हैं। और तब आती है सोनाली। चीकू, मिंटू, ये क्या किया तुम दोनों ने? तुम दोनों से रुका नहीं जाता है क्या? ये क्या किया? मैंने अभी अभी सारे घर की सफाई की थी। क्या हुआ भाभी, क्यों चिल्ला रही हो इतना? क्या तुम अपने बच्चों को देख नहीं सकती? सारा दिन फोन में लगी रहती हो। तुम्हें तुम्हारे बच्चों का जरा भी ख्याल नहीं है क्या? ये क्या करते हैं क्या नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं होता? अरे भाभी बताइए तो, आखिर इतना क्यों चिल्ला रही हैं आप? ऐसा भी क्या कर दिया मेरे बच्चों ने? क्या नहीं करते, सारा दिन बस शरारत करते रहते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। अरे भाभी बच्चे हैं, अब बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? अरे मैं भी मानती हूँ कि बच्चे शरारत करते हैं, लेकिन क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है इनके प्रति? बस भाभी रहने दो। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि अब आपसे हमें देखा नहीं जाता कि हम इस घर में खुशी खुशी रहते हैं? वाह नंद जी वाह, मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ, इन्हें नहलाती हूँ, इन्हें खिलाती हूँ, इन्हें सुलाती हूँ, इनके साथ खेलती हूँ, और अब तुम कह रही हो कि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होते? मैं नहीं कह रही भाभी, ये आपकी हरकतें बता रही हैं। जो आप मेरे बच्चों के साथ बर्ताव करती हैं ना, मुझे सब दिखाई देता है। हर छोटी छोटी बातों पे मेरे मासूम से बच्चों को डांटते रहते हो, मुझे क्या दिखता नहीं भाभी? मैं जितना इन्हें डांटती हूँ ना, उससे ज्यादा कहीं इनसे मैं प्यार करती हूँ। अरे जाओ जाओ, बड़ी आई प्यार करने वाली। खुद के बच्चे तो है नहीं, इसलिए दूसरों के बच्चे के ऊपर ना हक जमाते रहते हो। सच कहूँ भाभी, भगवान ने आपको शायद इसलिए औलाद नहीं दी क्योंकि आपको बच्चों की कदर नहीं है। इन सब बातों को सुनने के बाद, खूब लड़ाई करने के बाद सोनाली इतना परेशान हो जाती है कि वो रोने लगती है। और अब कांता भी मंदिर से आ जाती है और देखते हैं कि घर में खूब हंगामा हो रहा है। क्यों इतना चिल्लाने की आवाज आ रही है घर से? क्या हो गया? क्या होगा माँ, आपकी बहू रानी को ना मैं और मेरे बच्चे इस घर में बर्दाश्त नहीं होते। अरे ऐसा क्यों कह रही है? क्या हुआ? माँ जी मैं बताती हूँ आपको सारी बात की क्या है क्या नहीं। अरे बहू कोई बात नहीं, बच्चे हैं वो, बच्चे तो शरारत करते ही है ना, इसमें रोने वाली क्या बात है? देखो ना माँ, मैं भी तो इतनी देर से भाभी को यही समझा रही हूँ कि बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसे करेंगे ही ना। ठीक है माँ जी, आपको भी मैं गलत लग रही हूँ ना, कोई बात नहीं, आपको भी सच्चाई जल्द नजर आएगी। इन सब के कुछ दिन बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तब तक एकदम से ही सोनाली की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर उसे बेड रेस्ट करने को कहते हैं और घर का सारा काम करती है कांता। रुचि आ जरा, खाना बनवाने में मेरी मदद कर, क्या फोन में लगी हुई है? माँ मैं अब कुछ नहीं कह रही, आप खुद ही कर लो जो आपको करना है। चल ठीक है, अगर खाना नहीं बना रही तो इन बच्चों को नहला दे, देख दोनों कितने गंदे हो रहे हैं। ठीक है नहला दूंगी, आप पहले खाना बना लो। कांता बेचारी सारा खाना बनाती है और सारा काम भी कर लेती है, लेकिन रुचि वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होती और अपने फोन में रील्स चलाती रहती है। मेरी बहू सही कह रही थी, ये सारा दिन फोन चलाती है, अपने बच्चों को भी नहीं देखती। मैं ही सोनाली को गलत समझती थी, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो रुचि की आदत खराब रहेगी। ये सब सोचकर कांता अपनी बहू सोनाली को डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने घर से बाहर निकलती है और वह न ही खाना बनाकर जाती है, न ही घर का कोई काम करती है। सारा घर फैला पड़ा रहता है, बच्चे भी ऐसे ही खेल रहे होते हैं। बहू मैंने तेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मुझे अब एहसास हो गया है कि मेरी बेटी ही गलत है, इसलिए मैं तुझे लेकर बाहर आ गई कि अब वो सारा काम अकेले ही करेगी और बच्चों को भी संभालेगी, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। तो आप मुझे इसलिए घर से बाहर लेकर आई थी? हाँ मेरी प्यारी बहू, इसलिए। जैसा कांता ने सोचा था वैसे ही होता है। रुचि सुबह उठकर घर का सारा काम करती है, बच्चों को भी संभालती है जो बार बार कुछ न कुछ शरारत कर रहे थे। फिर वो थक हार कर खाना बनाती है और तब उसकी हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, मुझे आज समझ आ गया
कि भाभी इतने परेशान क्यों होती थी। आज मेरी हालत पागल जैसी हो गई है। काश मैंने भाभी को समय रहते समझ लिया होता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। भाभी जैसी आएंगी ना, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। कांता और सोनाली दोनों शाम को घर आते हैं और रुचि उन दोनों से माफी मांगती है और फिर कभी भी वो अपने बच्चों को लेकर लापरवाह नहीं हुई। किसी काम के नहीं हो तुम पांचों। अरे बिल्कुल अपने बाप पर ही गए हो। एक तो मेरी जिंदगी निहाल करके चला जाता तो कुछ बिगड़ जाता क्या? सुमित्रा सुबह सुबह अपने सबसे छोटे बेटे राजू पर चिल्ला रही होती है। अरे क्या हो गया? क्या कर दिया इसने? क्यों समय बर्बाद कर रही हो इस नालायक के पीछे? बल्कि तुम ये पूछो क्या नहीं किया है इन नालायकों ने। एक इससे आखिरी उम्मीद थी, इसने भी वो मिट्टी में मिला दी। हे जगन्नाथ, हे प्रभु, ये क्या हो गया? अरे इसने भी अपने चारों भाइयों की तरह शादी तो नहीं कर ली? की नहीं है अभी, बल्कि करने वाला है। अरे मुझे कह रहा था अगर उस लड़की से शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अरे ऐसी औलाद पैदा की है क्या हमने? इससे अच्छा तो बे औलाद ही रहते। ऐसी औलाद। अरे और बदनामी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। ये सब देखने से पहले हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, उठा ले मुझे, उठा ले। अरे नहीं 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 प्रभु, गलती हो गई, मुंह से निकल गया। मैं अपनी बात नहीं, मैं तो पड़ोस वाले रमेश की बात कर रहा था, उसको उठा लो। मैं भी अपनी फूटी किस्मत पे रो रही हूँ। हमारे एक भी बेटे राम तो क्या श्रवण जैसे भी नहीं हुए जो अपनी माँ बाप की बातें बिना बोले समझ जाएं। लेकिन पिताजी मेरी बात तो सुनो, वो लड़की बहुत अच्छी है और अयोध्या में रहती है। अरे क्या कहा? कहाँ रहती है? अयोध्या में? लेकिन क्या उस लड़की ने तुझे देखा है? देखा है पापा, देखा है उसने मुझे। और आप क्या कहना चाहते हो कि अगर वो मुझे देखेगी तो शादी के लिए मना कर देगी? हाँ हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसा है, वरना तो तुझे कोई अंधी भी देखे ना तो तुझे मना कर दे। और हाँ, मेरी एक बात ध्यान से सुन ले कि तेरी शादी हमारी मर्जी से होगी, तेरी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पर। इस बात को अपने दिमाग में डाल ले। ठीक है, जब आप लोग अपनी मन मर्जी कर रहे हो तो मैं भी आपका बेटा हूँ। मुझे भी शादी करनी है तो उर्मिला से ही करनी है, वरना मैं भी जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा, भीष्म पितामह की तरह। मेरा बीपी हाई हो रहा है। सुनिए, मेरे लिए एक गिलास पानी ला दीजिए। लगता है मैं इस घर में ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगी। माँ, मैं तो आपको बता के शादी कर रहा हूँ, लेकिन आपने चारों भाइयों से एक बार भी नहीं कहा कि वो गलत है। उन्होंने तो कुछ बताया भी नहीं था आपको, बल्कि वो तो शादी करके सीधा भाभीयों का घर लेके आ गए और आपसे आके सीधा कह दिया कि आप उनकी सास हो और वो आपकी बहू है। आपने उन्हें कुछ नहीं कहा, उन्हें घर से भी नहीं निकाला। तो तब तो ये रूल्स नहीं थे, तो मेरे लिए क्यों बन गए? अरे तेरे चारों भाई जो कुछ भी करे, तेरी माँ उन्हें कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि तेरी माँ जानती है कि वो उनकी बात नहीं सुनेंगे। तेरे भाइयों से ज्यादा तेरी माँ ने तुझे प्यार किया, लेकिन तूने दिखा दिया कि तू एक लड़की के चक्कर में अपनी माँ के साथ ऐसा करेगा। अच्छा ठीक है माँ, आप एक बार लड़की को देख लो, लेकिन उसके बाद आप गुस्सा मत करना। सुमित्रा के चारों बेटों ने अपनी पसंद से ही शादी कर ली थी। सुमित्रा का 5वां बेटा भी अपनी पसंद से ही, लेकिन अयोध्या में रहने वाली लड़की से ही शादी करने की सोच रहा था। ये सब बातें हो ही रही होती हैं, तभी सुमित्रा की पड़ोसन मंत्रा का आना होता है। अरे सुमित्रा, ठीक तो है तू? और इसे क्या हुआ? अब ये अपनी कौन सी जिद मनवा रहा है? इसका तो चलता रहता है। तू बता किस काम से आई है यहाँ? बिना काम के तो तू भगवान को भी याद ना करे, तो मुझे कैसे याद कर ली? वैसे मैं भगवान के सिलसिले में यहाँ आई हूँ। देख, तुझे तो पता है, राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, और भव्य मंदिर के बनाने के बाद राम जी प्राण प्रतिष्ठा बड़े ही धूमधाम से होनी चाहिए। तो मेरे घर से मेरे बेटे बहू जा रहे हैं, अगर तुझे भी चलना है तो बता दे, और कितने लोग जाएंगे उस हिसाब से व्यवस्था करेगा मेरा बेटा। अरे मंत्रा बहन, भले काम के लिए कौन पूछता है, हम सब चलेंगे। क्यों सुमित्रा? अरे मंत्रा, तू मेरे 5 बेटे और बहू के साथ साथ हमारी भी टिकट बुक कर दे, और सूरज को बोल दे बस बुक कर लेगा, क्योंकि तेरी और मेरी फैमिली में इतने लोग तो आराम से ही हैं, जो एक बस तो फुल हो ही जाएगी। अब देर शाम सुमित्रा अपनी बहुओं और बेटों को अयोध्या जाने के लिए कहती है। मैं तुम चारों पति पत्नी से कह रही हूँ, फिर तुम मुझे दोबारा बोलना मत कि बताया नहीं। तुम सारे मेरे साथ अयोध्या चल रहे हो।
मेरी प्यारी माँ, मेरी अच्छी माँ, मेरी कितनी प्यारी माँ है। मामा मैं भी चलूंगा। आप चाहो तो मैं लटक के चला जाऊंगा, लेकिन मुझे घर में छोड़ के मत जाओ। प्लीज प्लीज मुझे भी ले चलो। अरे बरखुरदार, मुझे अच्छे से पता है कौन सा सपना देख रहे हो तुम बैठे बैठे। वो सपना धरा का धरा रह जाएगा। अब अगले ही दिन पूरी तैयारी से मंथरा और सुमित्रा के परिवार वाले अयोध्या की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अरे सुमित्रा, तेरी बहुएं कैसे मान गई अयोध्या जाने के लिए? कहीं किसी मकसद से तो तू इन्हें अपने साथ अयोध्या नहीं ले जा रही है ना? ये तुझे जल्द ही पता चल जाएगा। अभी थोड़ी शांति रख, तुझमें थोड़ा भी सब्र नहीं है। अच्छा ठीक है, वैसे आज 20 है, 21 जनवरी को हम पहुंचेंगे और 22 जनवरी को तो पूजा है। पूजा में शामिल होने के अगले दिन ही हम घर के लिए निकल पड़ेंगे। हाँ हाँ, इतने में तो मेरा भी काम हो जाएगा और सिया राम के दर्शन के साथ साथ मेरे बच्चों को आशीर्वाद भी मिल जाएगा। ये सुमित्रा मुझसे कुछ छुपा रही है। अपनी पूरी पलटन को लेकर जो अयोध्या निकली है, इसमें जरूर कोई राज है। अब एक लंबे सफर के बाद ही 21 जनवरी की सुबह 4 बजे सभी अयोध्या पहुंच जाते हैं। आसपास के होटल आश्रम सब तो पहले से ही फुल हो चुके थे, तो सभी बस में ही रहने को मजबूर थे। अयोध्या पहुंचने के बाद सुमित्रा अपने बेटे बहू के साथ सूर्य नदी में स्नान करने के बाद पास के मंदिरों में दर्शन करती है। तभी राजू अपनी माँ से कहता है, माँ आपको पता भी है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? एक बार, बस एक बार मिलो उससे, उसके बाद आप मेरी पसंद को देख के ना खो जाओगी। आपको तो पसंद आ जाएगी। माँ प्लीज प्लीज, माँ 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 पापा, आप लोग एक बार मिल लो प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, तू अभी शांत रह, मैं तेरी माँ को मनाता हूँ। आज ही मैं उर्मिला से मिलूंगी। उसे कह देना कि मेरी माँ उसे साड़ी में देखना चाहती है। आखिर मैं भी तो देखूं मेरी होने वाली बहू साड़ी में कैसी दिखती है। ये क्या डिमांड है आपकी? लेकिन आप कह रही है ना तो ठीक है, मैं उसे कह देता हूँ। और हाँ माँ, उसे आना कहाँ है ये तो बताओ। यही पास वाले मंदिर में। और सुन, समय से आए कह दियो अपनी माशूका को। सुमित्रा तो अपने सभी बेटों की शादी एक साथ अयोध्या करने आई थी और उसके इस बात से सभी अनजान थे। अब कुछ समय बाद जब उर्मिला आती है तो राजू उसे अपनी माँ से मिलवाता है। वहाँ मंथरा, सुमित्रा, शंकर और सुमित्रा के 5 बेटे और 4 बहुओं के साथ उर्मिला और उसकी माँ भी होती है। पंडित जी, ये रहे मेरे 5 बेटे और ये रही हमारी 4 बहुएं और 5वीं मेरी होने वाली बहू है। कहीं माँ आप हम सबका श्राद्ध तो नहीं करने वाली? अरे चुप कर, तब से बकर बकर किए जा रहे। और यहाँ तेरा श्राद्ध नहीं, तेरी शादी होने वाली है। और तेरी ही नहीं, इन 4 निकम्मों की भी होने वाली है। तो सुमित्रा ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपा रखा है। यानी माँ आप पहले ही मेरी उर्मिला की शादी के लिए मान गई थी और आप हम सबकी शादी अयोध्या में करवाना चाहती थी। माँ आप तो छा गई, इतने अच्छे दिन पे हमारी शादी। वाह माँ, क्या बात है। क्या बात है सुमित्रा, तूने ये बड़ा ही अच्छा काम किया। जिस तरह से तेरे सभी बेटे अपनी पसंद की लड़कियों से शादी करके आए हैं, तुझे बेटों की शादी खुद से करवाने का सुख नहीं दिया। उस हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है कि तू इनकी शादी यहाँ अयोध्या के शुभ और पावन अवसर पर करवा रही है। अब पंडित जी मंत्रों के साथ सुमित्रा के 5 बेटे और बहुओं की शादी करवाना शुरू करते हैं और इसी के साथ 7 फेरों और कस्मे वादों के साथ सुमित्रा अयोध्या में अपने 5 बेटों की शादी संपन्न करवाती है। खुश रहो बच्चों, बहुत ही अच्छा काम किया है सुमित्रा ने तुम लोगों को यहाँ लाकर। और कल यानी 22 जनवरी को सभी सिया राम के दर्शन के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करना। माँ 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 माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी शादी करवा दिया आपने, वो भी राम मंदिर में। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी मेरे लिए कि मैंने सिया राम के सामने अपनी शादी की है। अब अगले ही दिन सिया राम के दर्शन के साथ सुमित्रा, शंकर, मंथरा और उनका परिवार अपने घर की ओर प्रस्थान कर देते हैं। सुमित्रा के राम दर्शन भी अयोध्या में पूरे हो गए। साथ ही अपने बच्चों की शादी को देखने की इच्छा भी अब शंकर और सुमित्रा की पूरी हो चुकी थी। ये कहानी है मंजू की। मंजू को चावल खाना बहुत पसंद था, लेकिन मंजू की एक खास बात थी, वो कभी भी सिंपल चावल नहीं खाती थी। वो जब भी चावल खाती तो चावल में मटर डालकर ही खाती। मटर वाले चावल खाना उसे बहुत पसंद था। ऐसे ही समय बीतता है। मंजू की माँ अपनी बेटी की शादी गोपाल नाम के लड़के से करवा देती है। मंजू की सास कमला मंजू के पास जाती है और उसे कहती है, बहू
आज तेरी पहली रसोई है और तुझे तो पता ही होगा कि पहली रसोई में कुछ मीठा बनाना होता है। हाँ माँ जी, मुझे ये पता है कि पहली रसोई में मीठा ही बनाया जाता है। हाँ बहू, तो बहू एक काम कर, तू ना चावल की खीर बना ले। बहुत दिन से खाने का मन कर रहा था, अब तू ही अपने हाथ से बना के खिला दे चावल की खीर। तभी वहाँ मंजू का पति गोपाल आता है और अपनी माँ की बात सुनकर कहता है, हाँ माँ, आपने सही कहा। अब तो मेरा भी मन कर रहा है चावल की खीर खाने का। मंजू, तुम चावल की खीर बना लो और सुनो, चीनी थोड़ी कम रखना। ठीक है, मीठे में मैं चावल की खीर बना देती हूँ सबके लिए। मंजू रसोई में जाकर चावल की खीर बनाने लगती है। लेकिन मंजू चावल की खीर तो बनाती है, लेकिन चावल में दूध डालने के साथ उसमें मटर भी डालती है। चावल में मटर डालकर वो खीर बनाती है। थोड़ी देर बाद वो सबके लिए चावल की खीर बनाकर लेकर आती है। मंजू की सास जैसे ही खीर को खाती है, वैसे ही उसके पहले ही निवाले में मटर आ जाता है और वो खीर को उगलते हुए कहती है, अरे बहू, ये कैसी खीर बना दी? तुझे चावल की खीर बनाने को कहा था ना। क्या हुआ माँ? इसका जवाब तो तुझे खुद ही मिल जाएगा। एक बार जरा अपनी बीबी के हाथ की एक खीर खाकर तो देख। गोपाल खीर की कटोरी में से एक चम्मच खीर खाता है और वो भी खीर को उगल देता है और मंजू से कहता है, मंजू, ये कैसी खीर बनाई है तुमने? चावल की खीर में मटर कौन डालता है? क्या आज से पहले तुमने खीर नहीं बनाई? अरे तुम्हें बनानी नहीं आती तो हमें बता देती। खीर में ड्राई फ्रूट्स डालने होते हैं और ड्राई फ्रूट्स कम पड़ गए थे क्या जो तूने मटर डाल दिए? माँ जी, मुझे ना चावल ऐसे देखे नहीं जाते और ना ही ऐसे खाए जाते हैं। चावल है तो उसमें मटर भी होनी चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है आप लोगों का मुंह का सारा टेस्ट खराब हो गया। मैं आप सबके लिए मटर डालकर चावल बना के लाती हूँ, आप लोगों को वो बहुत पसंद आएंगे। मंजू रसोई में जाती है और मटर डालकर पुलाव बनाकर लेकर आती है। सभी लोगों को मटर वाले चावल बहुत पसंद आते हैं, जिसको खाकर मंजू की सास कमला कहती है, अरे बहू, पहले बोल देती। तुझे मटर वाले चावल इतने पसंद है तो हम तुझसे यही बनवा लेते। तूने खीर खिला के मुंह ही खराब कर दिया। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। देखो, मटर वही है, खीर में कितने बुरे लग रहे थे और पुलाव में कितने बढ़िया। कमला अब अपनी बहू के हाथ के मटर वाले चावल की बहुत तारीफ करती है और मंजू भी आए दिन तरह तरह के चावल बिरयानी बनाती और उसमें मटर डाल देती। ऐसे ही एक दिन कमला अपनी बहू के पास जाती है और मंजू अपने कमरे में बैठकर मटर वाले चावल खा रही थी। कमला बहू के पास जाकर उससे कहती है, अरे बहू, इतना भी मटर वाले चावल मत खाया कर। तुझे पता है ना, मार्केट में मटर कितने महंगे होते जा रहे हैं और अभी तो मटर की सीजन भी नहीं है, जिस वजह से मटर अभी बहुत महंगे हैं। और तुझे जब भी बोलो सब्जियां लाने की तो तू जाकर सिर्फ मटर उठा कर ले आती है। बाजार में सब्जियों की कमी है क्या? और भी तो हरी सब्जियां हैं, वो भी लानी होती हैं और खानी होती है ना। ठीक है माँ जी, अब से नहीं लाऊंगी। मुझे तो लगा था कि मटर हरी सब्जी है तो बाकी सब सब्जियों को खाने की क्या जरूरत है, सिर्फ मटर भी तो खा सकते हैं ना। लेकिन अब ना तो मैं सब्जियां लेकर आऊंगी और ना ही खाना बनाऊंगी। मंजू गुस्से में आकर अपनी सास को मना तो कर देती है, लेकिन जैसे ही दिन ढलता है उसको भूख लगनी शुरू हो जाती है और रात को सबके सो जाने के बाद मंजू रसोई में जाती है और खाना ढूंढने लगती है। मंजू देखती है कि कुकर में थोड़े से चावल रखे हैं। मंजू उन चावलों को कढ़ाई में फ्राई करने लगती है और मटर डालकर उन्हें फ्राई करके खाती है। खाने के बाद वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह मंजू अपनी पड़ोसन के घर जाती है और उसके बर्तन को वापस करने के लिए उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। मंजू विमला को उसके बर्तन वापस करते हुए कहती है, ये लो विमला, तुम्हारे बर्तन कई दिनों से मेरे घर में थे, समय ही नहीं मिल पा रहा था आने का, लेकिन आज जल्दी काम खत्म करके मैं इन्हें लौटाने तुम्हारे घर आ गई। अरे अंदर आओ, इतने दिनों बाद आई है, बाहर से ही वापस चली जाएगी क्या? अब बैठ, कुछ देर बात करते हैं फिर चली जाना। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है? क्या बन रहा है घर में तुम्हारे? हाँ, वो मैंने आज खाने में मटर डाल के चावल बनाए हैं। बहुत दिन हो गए थे पुलाव नहीं बनाए थे, आज मैंने पुलाव बना लिए खाने में। अरे वाह, तब तो मैं भी ये मटर वाले चावल खाकर ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी ये मटर डाल के चावल खाना ना बहुत पसंद है। अरे क्यों नहीं, तू यहीं बैठ, मैं अभी लेकर आती हूँ तेरे लिए और अपने लिए भी, फिर खाते हैं। विमला 2 प्लेट में मटर वाले चावल लेकर आती है और खुद भी खाती है और मंजू को भी देती है। मंजू चावलों को खा के कहती है, क्या चावल बनाए हैं तूने, इसको खाकर तो मजा ही आ गया।
बिल्कुल मेरी माँ के हाथ के जैसा स्वाद है इनमें। मेरी माँ जब भी मुझे ये चावल देती थी ना, और उसमें मटर भी डले होते थे, लेकिन मेरी सास को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं मटर वाले चावल खाऊं इतना। अरे कोई बात नहीं, तू यहाँ खा लिया करना। तुझे कहाँ किसी ने मना किया है, मैं तेरे लिए बना दिया करूँगी। अच्छा तो एक काम कर, इसी बात पर तू 1 प्लेट चावल और ले आ, क्योंकि सच में ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। और मटर वाले चावल तो मैं जितना भी खाऊं कम ही है, मुझे इस हद तक पसंद है ये। मंजू के कहने पर बिमला मंजू के लिए 1 प्लेट और चावल लाकर देती है और मंजू उन्हें भी जल्दी जल्दी खाने लगती है। कुछ देर बाद मंजू अब अपने घर चली जाती है। कमला अपनी बहू को देखकर कहती है, कुछ ज्यादा समय नहीं लग गया तुझे बर्तन वापस करने में? भूख नहीं लग रही क्या तुझे? चल मैंने तेरे लिए खाना बना रखा है, चल चल के खा ले। नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट तो भरा हुआ है, मुझे और कुछ नहीं खाना। आप ही खाओ अपना खाना, क्योंकि जो मैं खाती हूँ वो तो आपको पसंद नहीं, तो मैं क्यों ही खाऊं? अरे पहले सुन तो ले मैंने तेरे लिए क्या बनाया है। पहले ही मुंह बनाने लगी तू। मैंने तेरे लिए तेरी पसंद के मटर वाले चावल बनाए हैं, चल गर्मा गर्म है, खा ले जल्दी जल्दी। अब मंजू क्या करती? मंजू ने तो पहले ही पेट भर के मटर वाले चावल खा लिए। इधर अब मंजू की सास ने भी मटर वाले चावल बनाए थे और मंजू उन चावलों को देखकर खुद को रोक नहीं पाती और अपनी सास के हाथ के बने हुए चावल भी खा लेती है। और जब वो अपने कमरे में सोने जाती है तभी उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वो अपने पति को उठाते हुए कहती है, अजी सुनते हैं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं ठीक से करवट भी नहीं ले पा रही हूँ, जरा भी हिल रही हूँ तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इतनी रात को अब तुम्हें क्या हो गया? अब पता नहीं क्या उल्टा सीधा खाती रहती हो और फिर रात को पेट पकड़कर बैठ जाती हो। अरे मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरा दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है, जल्दी जल्दी चलो। हे भगवान, ये सब मुझे क्या सुनना पड़ रहा है? ए पागल औरत, अटैक दिल में आता है जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, मैं भी किसे समझा रहा हूँ। चलो मोहतरमा डॉक्टर के पास चलते हैं। गोपाल मंजू को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर के चेकअप करने के बाद पता चलता है कि मंजू को ज्यादा चावल खाने की वजह से एसिडिटी हो गई है। मंजू को लेकर गोपाल घर वापस आता है। कमला अपनी बहू को देखकर गोपाल से पूछती है, क्या बताया डॉक्टर ने, मैं दादी बनने वाली हूँ क्या? अरे माँ, आप बिना क्या क्या सोचने लगती हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे इतने मटर खाएगी तो ऐसे ही होगा। ओहो, मैं भी ना खामा ही खा अपने पोते के सपने देखने लगी। नीलम अपने कमरे में बैठकर आराम कर रही थी। तभी नीलम की बहू नव्या अपनी सास के पास आती है और उससे बोलती है, माँ जी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, अब तो हद ही हो गई है आपकी लाडली बहुओं की। या तो अपनी बहुओं को समझा दो कि जब मैं खाना बनाऊं तो वो नहीं आएंगी, या फिर उनको ही रसोई संभालने को बोल दो। अरे पर हुआ क्या, तू इतना क्यों भड़क रही है? भड़कू नहीं तो और क्या करूं? जरा रसोई में जाकर रसोई और अपनी बहुओं की हालत को तो देखो। हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया है, ना जाने ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो इन 5 का मुंह कभी बंद ही नहीं होता है। अब क्या था, नीलम भड़कते हुए रसोई में जाती है जहाँ वो देखती है कि रसोई का बुरा हाल हो रखा है, रसोई का भी और उसकी चारों बहुओं का भी। कोई किसी के बालों को पकड़कर खींच रही है तो कोई बेलन और छलनी एक एक करके एक दूसरे पर मार रही है। ये देखकर नीलम का सर चकरा जाता है और वो अपने सर पर हाथ रखकर खुद से कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरी रसोई में? ना तो रसोई की सफाई है और ना ही इन सब में प्यार। देख लो अब आप अपनी आँखों से। माँ जी, अब तो आपको समझ ही आ गया होगा ना कि आखिर मैं क्यों चिल्ला रही थी। अब आप बताओ, इन सब में मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? हाँ बहू, तू सही कह रही है। काम्या, सुरभि, सपना, चंदा, ये सब क्या हो रहा है? तुम चारों इस तरह जंगली बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रही हो? माँ जी, मैंने सपना दीदी को कहा कि आज मैं रोहन जी के लिए खाना बनाऊंगी, पर ये है कि मेरी सुन ही नहीं रही। हाँ तो क्यों सुनूं मैं? अरे भाई, रोहन जी जितने तेरे पति हैं उतने मेरे भी पति हैं। रोहन जी ना सिर्फ तुम्हारे पति बल्कि वो मेरे भी पति हैं और इसलिए मैं भी उनके लिए खाना बनाने आई हूँ। पर किसी को शायद पसंद नहीं कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा बनाऊं। खुद को तो कुछ आता नहीं बनाना, पर अगर कोई दूसरा बनाए तो उसमें भी टांग अड़ाने के लिए आ जाते हैं। किसको बोली तुम? अरे टांग मैं नहीं बल्कि तुम अड़ाने आई हो। तुमसे पहले मैं आई हूँ इस रसोई में, तो तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो ज्यादा अच्छा होगा।
देख रही हो माँ जी मुझसे कैसे बात कर रही है ये। उम्र में मुझसे छोटी है पर जुबान तो ऐसे कैंची की तरह चला रही है जैसे ना जाने कौन सी 80 साल की बुढ़िया हो। बुढ़िया किसे बोला तुमने? इतना बोलकर सुरभि एक बार फिर बेलन उठाती है और काम्या के सर पर मारते हुए कहती है, क्योंकि रोहन जी की इकलौती बीवी तुम नहीं बल्कि मैं भी हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी उनके लिए खाना बनाऊंगी, समझी तुम? ओ हेलो, तुम चारों ये मत भूलो कि रोहन की बीवी मैं भी हूँ। और रही खाने की बात, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि रसोई का जिम्मा मैंने उठा रखा है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद करके यहाँ से अपने अपने काम पर लग जाओगी तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से उन सब की एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और नीलम चाहकर भी अपनी बहुओं के बीच कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक रसोई को लेकर नीलम के घर में आए दिन लड़ाइयाँ होती। ऐसे ही एक दिन नीलम के घर उसकी पड़ोसन कमला आती है और नीलम अपनी छोटी बहू चंदा को चाय बनाने के लिए बोल देती है। चंदा बहू, जरा 2 कप चाय तो बना दे, बड़ा मन कर रहा है चाय पीने का। और देखना तेरी आंटी भी घर आई है। हाँ माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। चंदा अब अपनी सास की बातें मानकर रसोई में चाय बनाने चली जाती है तो वहीं कमला नीलम से बोलती है, नीलम बहन, तेरे तो भाग्य ही खुल गए ऐसी बहू पाकर। भले ही तेरे इकलौते बेटे की शादी 5 लड़कियों से हुई हो, पर मानना पड़ेगा तेरी 5 बहुएं बहुत संस्कारी है। देख तो कैसे एक बार में ही मान गई। कमला बहन, तूने वो बात तो सुनी ही होगी ना कि जब एक तूफान आने वाला होता है तब सब कुछ थम जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये शांति तुझे ज्यादा देर देखने को नहीं मिलेगी। ये शांति तूफान के आने से पहले की शांति है। क्या मतलब? कमला खुद से ये बातें बोल ही रही थी कि तभी कमला के कानों में उसकी बहू के चिल्लाने की आवाज आती है। माँ जी, देख रही हो आप, ये चारों मुझे चाय नहीं बनाने दे रही हैं। अब पता चल गया मैं क्या बोलना चाह रही थी तुझे। और देखना है मेरे घर की शांति। आजा, मैं तुझे मेरे घर की शांति दिखाती हूँ। क्या हो गया, अब क्यों चिल्ला रही हो तुम? माँ जी, आपने मुझे चाय बनाने को कहा था ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? ये देखो, ये लोग मुझे चाय वाला बर्तन ही नहीं दे रहे हैं। मैं चाय कैसे बनाऊं? बहू, और भी तो बर्तन है, तू उसमें बना ले। माँ जी, वो जूठे हैं। तो उसको धो लेना। मैं नहीं धो रही। बर्तन धोने का काम मेरा नहीं है। जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। जब ये कहावत तुम्हें आती है तो तुम इस कहावत को मान क्यों नहीं लेती? तुम्हारा काम है रोटियां बनाने का, तो तुम अपनी रोटियां बनाना। चाय और रात का खाना मेरा है, तो मेरा काम मुझ पर ही छोड़ दो। मैं तुम पांचों और इस रसोई से बेहद परेशान हो चुकी हूँ। कभी कभी तो मन करता है कि मैं तुम लोगों को घर से ही निकाल दूं, क्योंकि तुम पांचों ने तो अपनी शर्म को इस रसोई की गैस पर जला दिया है। क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं? माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे बोलूं नहीं तो और क्या करूं? तुम ना तो समय देखती हो और ना ही ये देखती हो कि कोई घर पर आया है या नहीं। कमला आई है, तुम्हारी ये हरकत देख क्या सोच रही होगी? तुम पांचों ने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया है। गुस्से में नीलम बाहर हॉल में चली जाती है और उसके पीछे कमला भी जाती है, जिसके बाद कमला नीलम को अपने सर पर हाथ रखे बैठे देखकर उससे कहती है, नीलम, तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? अरे जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज तो होती ही है ना। आवाज आती है पर कोई बर्तन टूटता नहीं है। इनको देखकर तो कभी कभी लगता है कि ये बर्तन कहीं टूट ना जाए। मैंने इस घर को बहुत संजो के रखा था, पर अब नहीं लगता कि ये घर सही से चल पाएगा। मैंने अपने इकलौते बेटे के लिए शिव जी से 5 गुणों वाली बहू मांगी थी, पर शिव जी ने मुझे 5 बहू ही दे दी। सब ठीक हो जाएगा नीलम। कुछ ठीक नहीं होगा। अब मैं इन पांचों की एक रसोई को अलग कर दूंगी। इनकी रसोई अलग होगी तो कम से कम इनके बीच लड़ाई तो नहीं होगी ना, साथ ही इस घर में शांति तो बनी रहेगी ना। कमला और नीलम आपस में बातें कर रही थी, तो वहीं उन दोनों की बात नीलम की 5 बहू सुन लेती है, जिसके बाद वो रसोई में ही जाकर प्लान बनाती है। देखो, हम पांचों ने कहीं ना कहीं सच में माँ जी को बहुत हर्ट किया है, इसलिए मैंने सोचा है कि अब एक रसोई के लिए लड़ना छोड़कर हम पांचों एक ही रसोई में मिलकर काम करेंगे, जिससे माँ जी को भी दिक्कत ना हो और वो हमसे खुश भी हो जाएं। पर ये कैसे पॉसिबल है? वो तो हमारी रसोई ही अलग करने की बोल रही है। मुझे एक आइडिया आ रहा है। अगर तुम सब मेरे अकॉर्डिंग चलो तो पहले की तरह सब ठीक हो सकता है। और वो क्या है? वो ये कि क्यों ना हम पांचों एक एक दिन करके
अपनी रसोई को बांट लें। अब इसका क्या मतलब है? ओफो, इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन नव्या दीदी रसोई संभालेंगी, एक दिन मैं, एक दिन सपना। इस तरह से हम पांचों अपनी रसोई को संभालते रहेंगे और फिर हम लोगों के बीच ना तो लड़ाई होगी, ना इस घर में शोर होगा। सभी को सुरभि का ये आइडिया अच्छा लगता है और अब वो सब वैसा ही करते हैं जिस तरह से उन पांचों ने प्लान किया था। समय गुजरता है पर अब नीलम के घर में ना तो शोर होता और ना ही कोई हंगामा होता। अपने घर में इतनी शांति देखकर नीलम को ये शांति जरा भी हजम नहीं होती। ये देखकर नीलम अपनी पांचों बहुओं के पास जाकर उनसे कहती है, तुम पांचों की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ माँ जी, जी, हम सब ठीक है। वैसे माँ जी, आप ये क्यों पूछ रही हैं? तुम पांचों रसोई के लिए काफी दिनों से लड़ नहीं रही, बस इसीलिए। वो इसीलिए माँ जी, क्योंकि जब आप कमला आंटी से बात कर रही थी तो हम पांचों ने आपकी बात सुन ली थी, जिसके बाद हमने प्लान किया कि अब हम नहीं लड़ेंगे। सपना अब अपनी सास को सारी बात बता देती है। ये सुनने के बाद नीलम को बहुत अच्छा लगता है और वो उन सभी को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो अपनी पांचों बहुओं से बोलती है, मेरी 5 बहू ये समझ ही गयी कि मेरी 5 बहुओं की एक ही रसोई है, इसीलिए वो अपनी एक रसोई में शांति से काम करती हैं।